लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने वो डिफाइन नहीं किया और इस तरह से डिफाइन नहीं किया जिस तरह चौधरी तालिब हुसैन साहब ने किया। मुझे याद है कि वो इंटरव्यू आपने ही किया था और राजौरी में आपने उनसे पूछा था कि जो एविक्शन ड्राइव है, डेमोलेशन ड्राइव चल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। तो तालिब साहब ने एक्सप्लेन किया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। मुझे बड़ा दुख हुआ कि तालिब साहब आप एविक्शन को रिफॉर्मेशन कह रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन को रिफॉर्मेशन कह रहे हैं, आप डेमोलेशन को रिफॉर्मेशन कह रहे हैं। ये डेफिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ हमने कभी नहीं दी। लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वो जिस मुद्दे पर भी अपनी बात रखना चाहें, अपनी राय रखना चाहें, तो एलजी साहब उनको रोक नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। शायद वो भूल गए थे और वो टिप्पणी कर रहे थे। उसके बाद उसने ईंट लाई तो टैक्स दिया, बजरी लाई तो टैक्स दिया, सरिया लाया तो टैक्स दिया, और पूरे घर की कंस्ट्रक्शन की तो टैक्स देकर हर आइटम को परचेज करने के बाद ही उस घर को बनाया। और जम्मू कश्मीर की जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो एसओ इन्होंने जारी किया है, अगर आप उस एसओ को पढ़ेंगे तो ये स्लैब जो है ये 3 साल के लिए मुकर्रर हुआ है। 3 साल तक आप 5% देंगे रेजिडेंशियल का और 6% देंगे कमर्शियल का, लेकिन आने वाले समय में ये 10% हो जाएगा, ये 6 का 12 हो जाएगा और ये इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो लोगों के लिए और लोग जम्मू कश्मीर के अंदर किन हालात से दो चार हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मामलात को लेके, जहां सरकार के फैसलों के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो इससे आला हकाम को परेशानी भी जो है वो होती है। इस जब पे हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान है एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जो हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जुल्करनैन साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बयान आया कि जम्मू कश्मीर में चंद लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स या सरकारी राशि को लेके जो है वो परेशानी है। ऐसे कौन से लोग हैं? एलजी साहब ये बात कहने में शायद भूल गए और समझने में भूल गए कि यहाँ आर्टिकल 19 की बात होती है, आर्टिकल 21 की बात होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वो जिस मुद्दे पर भी अपनी बात रखना चाहें, अपनी राय रखना चाहें, तो एलजी साहब उनको रोक नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। शायद वो भूल गए थे और वो टिप्पणी कर रहे थे। जहाँ तक रियाज साहब प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा, आज भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं। आप कहते हैं हम प्रॉपर्टी का टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, ओपन लैंड, प्लाट है, और उसके बाद आपने कहा रेजिडेंशियल हाउसेस का और साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग का हम टैक्स लेंगे। मैंने एलजी साहब से ये बात कही थी कि अगर किसी ने रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्शन किया तो सबसे पहले उसने प्लाट परचेज किया, उसके बाद उसने ईंट लाई तो टैक्स दिया, बजरी लाई तो टैक्स दिया, सरिया लाया तो टैक्स दिया, और पूरे घर की कंस्ट्रक्शन की तो टैक्स देकर हर आइटम को परचेज करने के बाद ही उस घर को बनाया। अब आप मुझे बताइए रियाज साहब, वो जो दीवारें हैं जो आपने अपने पैसे से जनरेट किया, अपनी मेहनत के पैसे से, सारी आइटम जो कंस्ट्रक्शन में लगी, बिजली का मटेरियल हो, पानी का मटेरियल हो, और उसके अलावा जो वाइट वॉश तक का हर चीज़ पे आपने पैसा दे दिया, टैक्स दे दिया। उसके बाद आपने रेजिडेंशियल घर खड़ा किया। अब आप वो खड़ी दीवारों का जो कोई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं करती, वो खड़ी हैं, वो कोई पैसा नहीं दे रही लोगों को। अल्टीमेटली लोगों को हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब अपने घर के को फिर से रेनोवेट करना पड़ता है तो उस पर पैसा खर्च करना है, उसके ऊपर भी टैक्स देकर वो आइटम लाएंगे। तो आप खड़ी दीवारों का टैक्स कैसे ले सकते हैं? सरकार का कहना है कि जुल्करनैन साहब के अगर हम टैक्स लेंगे तो आपकी गलियां जो है वो बनेगी, उनको तहमीर किया जाएगा, मजीद जो है वहाँ पे तरक्याती काम जो है वो आपके शहर के अंदर, आपकी वार्ड के अंदर होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी को भी जो है वो 4 चांद लगाया जाएगा। एलजी साहब, आप जम्मू कश्मीर में नए नए आए हैं, पिछले 74 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इसी तरीके से ये निज़ाम दुनिया चलता रहा है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं,
ये सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। इससे पहले यहाँ गवर्नर हुआ करते थे और बहुत बेहतरीन गवर्नर जम्मू कश्मीर में NN वोरा साहब रहे हैं। जब भी कोई कानून पास करने की बात आती थी तो हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर सरकारें जब नहीं होती थी तो उनको कहा जाता था आप ये कानून पास करें। NN वोरा साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर में 10 साल वो गवर्नर रहे। उन्होंने कहा मैं कानून कभी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई SO जारी नहीं करूंगा जिसके द्वारा कानून बने, क्योंकि ये यहाँ के नुमाइंदों का काम है, ये यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे वो कानून बनाएंगे। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कहते हैं कि यहाँ हम पैसा जनरेट करके यहाँ की डेवलपमेंटल वर्क्स गिनवा रहे थे। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये नहीं बताएंगे जम्मू कश्मीर की जनता को कि ये क्या रिसोर्सलेस स्टेट है, ये क्या रिसोर्सलेस यूनियन टेरिटरी है? क्या यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर कोई रिसोर्स जो है वो जनरेट नहीं कर रहा? मैं उनको बताना चाहता था और मैंने बताया भी कि जम्मू कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज ये सबसे पहले इतनी मेगावाट बिजली प्रोवाइड करता है, पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। चनाब के ऊपर प्रोजेक्ट लगे हैं, कश्मीर के अंदर लगे हैं, और हमारी जम्मू कश्मीर की बिजली हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक जा रही है। ये कौन जनरेट कर रहा है? जम्मू कश्मीर जनरेट कर रहा है। करोड़ों रुपए यहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास लिथियम का एक नया वाइट गोल्ड की शक्ल में सामने आया रियासी डिस्ट्रिक्ट से, इसने हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड की 30 टॉप कंट्रियों के अंदर लाया है जम्मू कश्मीर को। आज लिथियम की जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, जनरेट हो रहा है, और उससे आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर साधु संतों और फ़कीरों की सरजमीन जम्मू कश्मीर है। अमरनाथ यात्रा के अंदर जो यात्री आते हैं, अरबों रुपए का रेवेन्यू उससे जनरेट होता है। श्री माता वैष्णो देवी 12 महीने ये ऐसी शराइन है जहाँ वर्ल्ड से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उससे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आता है और इस शराइन से अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह शराइन है राजौरी के अंदर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप वहाँ देख लीजिए। यहाँ जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ काम कर रही है उससे अरबों रुपए यहाँ जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो माइनिंग का काम है, जो माइनिंग तवी ब्रिज के अंदर से जो रेता और बजरी निकाल के इस वक्त बाहर बेचा जा रहा है, ये जो माफिया यहाँ काम कर रहा है, आप कहते हैं यहाँ जनरेट नहीं हो रहा। आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप हर आदमी के घर तक पहुँचना चाहते हैं? आप उस कमर्शियल बिल्डिंग को भी कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए, जो कुछ नहीं कमाती, जो सालों से बंद पड़ी है। अब लोगों के कह रहे हैं आप 15,000 20,000 रुपया ईयरली दीजिए। और जम्मू कश्मीर की जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो SO इन्होंने जारी किया है, अगर आप उस SO को पढ़ेंगे तो ये स्लैब जो है ये 3 साल के लिए मुकर्रर हुआ है। 3 साल तक आप 5% देंगे रेजिडेंशियल का और 6% देंगे कमर्शियल का। लेकिन आने वाले समय में ये 10% हो जाएगा, ये 6 का 12 हो जाएगा, और ये इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो लोगों के लिए, और लोग जम्मू कश्मीर के अंदर किन हालात से दो चार हैं। जुल्फिकार साहब, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि हर बार सरकार के फैसलों को तनकीद करते हैं, अवाम की बात तो करते हैं, तो कभी कभार परेशानी नहीं होती है सरकार के फैसलों को तनकीद कर? सरकार कई तरीकों से हमें परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन डर सिर्फ उस रब करीम का है जिसने हमें ये जान दी है। और हम ये समझते हैं कि अगर हमें उसने ये मौका दिया है, ये ताकत बख्शी है कि हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ कर सकें। मैं हमेशा वेलफेयर की सोच का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता का वेलफेयर हो, ना कि डिस्ट्रक्शन हो। डिस्ट्रक्शन के आई एम टोटली अगेंस्ट। मुझे मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, इन लोगों के हालात क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पे है, बेरोज़गारी से इस वक्त MA BEd PhD करके लोग घर बैठे हुए। आप कह रहे हैं आप टैक्स दीजिए, कहाँ से जस्टिफाइड है? आप जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर आप लोगों की बात करते करते इस दुनिया से मैं चला भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कि जो जिम्मेवारी ऊपर वाले ने मेरे पे थामी है उसको मैं पूरा करने की, निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सरकारी राशि के मामलात को लेके लगातार जो है सरकार, मरकजी सरकार और बीजेपी लीडरान को जो है तनकीद का निशाना बना रहे थे। इस दौरान बीजेपी लीडरान की तरफ से और राजौरी में एक लीडर की तरफ से ये बयान सामने आया था कि रिफॉर्मेशंस, और क्या आप इसमें बताएंगे कि ये रिफॉर्मेशन वर्ड क्या है और इस सब पे आपका क्या कहना है? तो ब्रीफ करेंगे। आप बता रहे हैं चौधरी तालिब साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं
ज़ाती तौर पे उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मुझे उनका बहुत एहतराम है। तालिब साहब हमारे इलाका से आते हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं। इससे पहले मेरे ख्याल 3 पार्टियों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने वो डिफ़ाइन नहीं किया और इस तरह से डिफ़ाइन नहीं किया जिस तरह चौधरी तालिब हुसैन साहब ने किया। मुझे याद है कि वो इंटरव्यू आपने ही किया था और राजौरी में आपने उनसे पूछा था कि जो एविक्शन ड्राइव है, डेमोलेशन ड्राइव चल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो तालिब साहब ने एक्सप्लेन किया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। मुझे बड़ा दुख हुआ कि तालिब साहब आप एविक्शन को रिफॉर्मेशन कह रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन को रिफॉर्मेशन कह रहे हैं, आप डेमोलेशन को रिफॉर्मेशन कह रहे हैं। ये डेफिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ हमने कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा ये एलजी साहब रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो हमारे बीच से आते हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी लीडर ने इस तरह से डिफेंड नहीं किया जिस तरह चौधरी तालिब साहब ने डिफाइन किया और डिफेंड किया एविक्शन को लेकर। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर लोगों के बीच में जाके यू टर्न ले लेते हैं, वहां कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो हम सामने आएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से चौधरी तालिब साहब से ये कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रक्शन इज नॉट रिफॉर्मेशन, डेमोलेशन इज नॉट रिफॉर्मेशन और एविक्शन इज नॉट रिफॉर्मेशन। चौधरी तालिब साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर आप बड़ा अच्छा काम करें, आप लोगों की नुमाइंदगी करें, ये आपका ज़ाती जिंदगी का फैसला हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको रिफॉर्मेशन नहीं कहते। रिफॉर्मेशन मीन्स रेगुलाइजेशन, रिफॉर्मेशन मीन्स ऑनरशिप राइट्स लोगों को प्रोवाइड करना, रिफॉर्मेशन मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। हमें दुख हुआ कि चौधरी तालिब साहब अवाम को भूल गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी की इस पॉलिसी को रिफॉर्मेशन कह रहे थे। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में सरकार की तरफ से एक और नया अहकाम जो है जारी किए और ये ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि अब जो लोग बासर लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में सरकारी राशि के ऊपर बड़े हिस्से के ऊपर जो है वो उन्होंने कब्जा जमाया है, अब उन्हीं के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी और किसी भी गरीब शख्स को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आपने इस मुद्दे को जो है वो हाईलाइट किया है, तो क्या मानते हैं कि अब गरीबों के ऊपर अब या गरीबों को परेशान जो है वो होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, इसमें मैं आर्टिकल 14 की बात करूंगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आजकल हालात जम्मू कश्मीर में ऐसे बन गए हैं कि इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को हम भूल गए। कानून की नज़र के अंदर सारे लोग एक ही नज़र से देखे जाएंगे। कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों को 2 चीज़ों में तकसीम करें, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की इंतज़ामिया खुद ब खुद उसको 2 तरीक़ों से, 2 नज़रों से दिखा रही है। एक तो वो लोग जो रसूख वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, और एक वो जो जनता आम है। लेकिन मेरी लड़ाई हमेशा कामन और पोर के लिए रही। हमने कहा अगर लोगों के पास खुली ज़मीन है, 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, तो उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, उस लैंड को रिट्रीव करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बार बार ये कहा कि अगर आप एविक्शन ड्राइव आम जनता के मकान तोड़ेंगे, चाहे वो मकान जो है वो अमीर का क्यों ना हो, जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो सेटल पोजेशन के अंदर है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन हुई तो आपकी अथॉरिटियाँ कहाँ सोई हुई थी? जब कमर्शियल बिल्डिंग बनी, चाहे रेजिडेंशियल घर बना, तो आपकी अथॉरिटियों की प्रेजेंस में वो कंस्ट्रक्शन हुई। आज आपको विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ आप उनकी डिमोलिशन ना करें, आप उसको रेगुलाइज करें। आज भी सरकार के पास रेगुलाइजेशन कोई पॉलिसी नहीं आएगी। जम्मू के अंदर 2002 के अंदर 18 कॉलोनियों को जम्मू के अंदर रेगुलाइज किया गया। उसी पैटर्न के ऊपर आप रेगुलाइज कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट की मैं बात करता हूं, और वेलफेयर स्टेट के अंदर आप लोगों की डिस्ट्रक्शन, डेमोलेशन, एविक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कहीं खाली अराजी पड़ी है तो आप उसको ले लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई उसकी मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक लोगों के बने हुए स्ट्रक्चर हैं उनको ना कानून इनकी इजाज़त देता, और फिर देखिए आप लोगों को रोड पर ला के नहीं खड़ा कर सकते। उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर, ड्यू प्रोसीजर है कि आप रिहेबिलिटेट करेंगे। आप छत कौन देगा? राइट टू लाइवलीहुड कौन प्रोवाइड करेगा लोगों को? जम्मू कश्मीर की सरकार का ये फर्ज है। और आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है
कि हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो रहता है उसके सर पे छत देना है। 2,80,000 रुपया मेरे ख्याल से आज भी सरकार दे रही है कि लोगों के घर बनाने हैं, लोगों के मकान बनाने हैं। मैंने यही सरकार से कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट की कैटरीना ऑफ जजमेंट्स की ये वायलेशन होगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। आप देखिए गाँव के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो एक छोटे से मकान के अंदर सरकारी ज़मीन में 50 साल से काबिज है। आज आप कहते हैं जी आपका 50 साल का कब्जे का कोई मानी ही नहीं है और हम उठा के आपको बाहर फेंकेंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है। वो सेटल पोजेशन के अंदर है, आपकी अथॉरिटी की प्रेजेंस में लिया है, तो आप ये कार्रवाई कैसे करेंगे? अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये लोग मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे, ये लोगों से प्रॉब्लम बन जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी, तो लोग जाएंगे कहाँ? आखिर आप इन लोगों को बेघर करके भेजेंगे कहाँ? ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमने सरकार से कहा था कि आप ये कार्रवाई ना करें। और आने वाले वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मैं वेलकम करता हूं कि उन्होंने कहा है कि गरीब कॉमन आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई सिर्फ बड़े लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने बड़ी अराजी को घेर के रखा है, जिनके पास बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, तो उनसे ज़मीन ले लें, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिनके साथ जम्मू कश्मीर के मामलात के लेके जो है वो बातचीत हो रही थी और उनका साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि जहां बड़े लोग जिन्होंने एक बड़ी सरकारी राशि के ऊपर जो है वो कब्जा जमाया हुआ है, उनके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी गरीब के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं करनी है। इसके लिए उनका साफ जो है वो कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने रिफॉर्मेशन का मुद्दा जो है वो राजौरी में उठाया था।